गुड मॉर्निंग गाइस। आज 14 जून मैं आपको सिखाऊंगा सबसे बेहतरीन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये टॉपिक्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको डीप में कराऊंगा इस वीडियो में। अगर आप अंत तक मेरे साथ बने रहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस 24 घंटे के सीख के जाएंगे। मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी एंड वेलकम टू CAI। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश में मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल संचालित करने के लिए तैयार है? मोंगला एक बंदरगाह है, टर्मिनल उसका एक छोटा सा हिस्सा होगा और भारत वो किस देश के बंदरगाह को एक्सेस करेगा? इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है और भारत ने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया है। भारत पहले ही मित्र देशों जैसे म्यांमार के साथ सितवे बंदरगाह और ईरान में चबहार बंदरगाह के साथ हाथ मिला चुका है और इसमें कार्यरत है। मैंने आपको एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज दे रखी है ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल करने में आसानी रहे, आपको याद करने में आसानी रहे। हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच में बंदरगाह रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। रणनीतिक महत्व इसलिए रखते हैं क्योंकि चीन की उपस्थिति भारत के हिंद महासागर में बढ़ती जा रही है। खासकर श्रीलंका के पोर्ट्स में बहुत सारी चाइनीज शिप्स आते जाते रहते हैं और आर्थिक रूप से अगर भारत इन सब पोर्ट्स को ऑपरेट करता है तो कार्गो शिप्स हैं वो बहुत सारे सामान दूर दराज देशों में पहुंचा सकते हैं जो पहले संभव नहीं थे। अगर हम चबहार पोर्ट की बात करें तो भारत की एक कंपनी है, उसका नाम है IPGL इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। ये विदेश में सारे पोर्ट्स को ऑपरेट करती है, भारतीय कंपनी है ये। इसी प्रकार से अगर आप विदेशी की बात करते हैं तो NIPL एक यहाँ पे N स्टैंड्स करता है, पूरा का पूरा NPCI, और IPL होता है इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ये विदेशों में जितने UPI ऑपरेट होते हैं ये इसको ऑपरेट करती है। इसी प्रकार से अगर भारत में और कंपनियों की बात करें तो ONGC जो भारत की लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑयल एंड नेचुरल गैस की, जिसको हम बोलते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसकी जो विदेशी एंटिटी है उसको बोलते हैं ONGC विदेश। अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा होगा तो आपने बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक पोर्ट है, वाइजाग पोर्ट है या विशाखापट्टनम पोर्ट है, उसका स्थान 19वां रहा है पूरे विश्व में। ये रैंकिंग वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई थी और इसका नाम था कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये भारत का सबसे बेहतरीन पोर्ट है कार्गो हैंडलिंग में, एफिशिएंसी में। और विशाखापट्टनम को मैंने बताया था कि ये पूर्वी नौसेना का मुख्यालय है, ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय है जो विशाखापट्टनम शहर में है। हाल ही में ब्रिक्स विदेश मंत्री परोस बनाने आए हैं। परोस का क्या अर्थ है? परोस एक इनिशिएटिव है सारे मंत्रियों का। ये फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में डिसाइड किया गया था। आप इसको उसका नाम बताना है, डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल हेल्प, इमिग्रेशन और स्पेस। तो इसका सही उत्तर है स्पेस। ये स्पेस की दिशा में काम करेंगे। मैं परोस का आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव इमेज है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। कभी आप याद करेंगे तो फोटो से जरिए याद करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, इसका अर्थ है परोस बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ की रोकथाम के लिए एक पहल है। ये संधि संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की एक संधि जो पहले आई थी उसी के समान है। उसका जो नाम है वो है 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967। यह कहती है कि बाहरी अंतरिक्ष में सामूहिक विनाश के हथियारों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WPD की तैनाती को यह मना करता है। तो आसान शब्दों में अंतरिक्ष में जैसे चंद्रमा हुए या कोई मून मिशन हुए या मार्स मिशन हुए, वहां पे हम परमाणु हथियारों या कोई ऐसे हथियारों को वहां हम नहीं ले जा सकते हैं जिससे बहुत भारी संख्या में ह्यूमंस को विनाश हो सकता है। तो ये उसको प्रतिबंध लगाती है कि वहां पे सैन्य गतिविधियां नहीं होंगी। आकाशीय पिंडों पर सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाती है। नासा का आर्टेमिस मिशन, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा कल या परसों वाला, मैंने बहुत डिटेल में समझाया था आर्टेमिस मिशन में, इसी के समान है और अंतरिक्ष गतिविधियों के शांतिपूर्ण उपयोग पर जोर देता है। मैं आपको ब्रिक्स को बहुत जल्दी से समझाऊंगा थोड़े समय में, लेकिन आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो में लेके आता रहूंगा। ब्रिक्स एक अंतर सरकारी संगठन है, पहले इतना जानते हैं। अंतर सरकारी मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल, मतलब विभिन्न सरकारों के बीच में, भारत सरकार, चीन सरकार, रूस सरकार, दक्षिण अफ्रीका सरकार, इस प्रकार से अंतर सरकारी संगठन है। इसमें जो ओरिजिनल फाउंडर्स थे वो थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन, इतने ही देश थे। इनको पहले हम बोलते थे ब्रिक। दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ गया और इसको हमने बना दिया ब्रिक्स। और ब्रिक्स की इतनी अहमियत बढ़ गई कि इनको G7 की इक्विवेलेंट अब देखा जा रहा है नई सदी में। और अभी मैं G7 की बात अगले कुछ स्लाइड्स में करेंगे। इसके अलावा ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब इमारात यानी कि UAE हाल ही ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 2024 से। इस प्रकार से ब्रिक्स में टोटल 9 देश हो चुके हैं और ब्रिक्स पूरी दुनिया की GDP का 27% प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये देश आर्थिक रूप से बहुत ही पावरफुल संगठन बन चुके हैं जो G7 को नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं। G7 जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी का एक
समूह है, 7 देशों का समूह है। ब्रिक्स ने अपने क्रेडिट बैंक को लॉन्च किया था, उसका नाम था न्यू डेवलपमेंट बैंक और उसका मुख्यालय है शंघाई, चाइना। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हो चुका है। इसके बाद 2024 में जो 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा वो होगा रशिया यानी कि रूस में। और आपको याद रखना है कि ये 16वां एडिशन है। 50वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो ये होगा हमारा इटली में। इटली में 50वां, याद रखिएगा इस नंबर्स को, G7 शिखर सम्मेलन होगा। G7 को 7 के समूह के रूप में जाना जाता है, ग्रुप ऑफ 7 के रूप में जाना जाता है। यह अंतर सरकारी, जैसा कि ब्रिक्स काम करता है उसी प्रकार से राजनीतिक और आर्थिक संगठन है ये। इसमें 7 सदस्य हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। अतिरिक्त इसमें एक यूरोपियन यूनियन को भी जोड़ा गया है, EU जिसे हम कहते हैं। ये सिर्फ प्रतिनिधित्व है, कोई इसका आधिकारिक सदस्य नहीं है, लेकिन ये साथ बैठता है उसे। इसके महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कुछ, कि G7 बेसिकली एक एडवांस्ड इकोनॉमी का एक ग्रुप है। ये अपने साथ में बहुत ही एडवांस्ड इकोनॉमी को साथ रखते हैं। और चूंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे विकसित देश हैं, तो ये इस प्रकार से यूरोपियन यूनियन को उन्होंने साथ में शामिल कर रखा है। इसमें वैश्विक मुद्दों यानी कि ग्लोबल इश्यूज को, जैसे कि व्यापार, सुरक्षा, अर्थशास्त्र, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की जाती है। इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में हुई थी 1975 में। इसको पहले बोलते थे लाइब्रेरी समूह या छह का समूह, क्योंकि 6 देश थे, कनाडा बाद में जोड़ा गया था। और 8 का समूह बोलते थे जब रूस भी शामिल था 2014 में, लेकिन दोस्त रूस ने 2014 में इसकी सदस्यता छोड़ दी थी, क्योंकि जब रूस ने क्रीमिया पे एनेक्सेशन किया था तो उसने अपने आप को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया था, तो ये फिर से G7 बन गया था। इसकी उत्पत्ति प्रारंभ में G6 के रूप में हुई थी, 1976 में कनाडा ने इसको जुड़ के G7 बनाया था। तो एक बार फिर से 50वां G7 सम्मेलन इटली में हो रहा है। न्यू कैलेडोनिया किस देश का विदेशी क्षेत्र है? न्यू कैलेडोनिया इज द ओवरसीज टेरिटरी ऑफ व्हिच कंट्रीज? आपको लग रहा होगा यूनाइटेड किंगडम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर है फ्रांस। ये फ्रांस की एक ओवरसीज टेरिटरी है। फ्रांस यूरोप में है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास में छोटा सा एक द्वीप है जो फ्रांस डायरेक्टली कंट्रोल करता है वहां से। यहाँ के जो अस्थायी लोग हैं उनको बोलते हैं कनक। ये न्यू कैलेडोनिया के मूल निवासी हैं। यहाँ के अस्थायी पहले रहने वाले थे। समकालीन मतलब हाल ही में मतदान में सुधारों के कारण विरोध हुआ और फ्रांसीसी नियंत्रण से स्वतंत्रता की मांग की गई। फ्रांस ने यहाँ पे वोटिंग के लिए कुछ नए लॉ लगा दिए थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि मैं ही वोटिंग करूंगा, कोई भी बाहरी फ्रांसीसी आके यहाँ वोट करके अपना अस्थायित्व तो नहीं बना सकता है। इसी के चलते यहाँ पे विरोध हुआ और बड़े पैमाने पे विरोध के बाद इस जो ये नियम था इसको फ्रांस को वापस लेना पड़ा। हाल ही में विश्व लैंगिक लिंग अंतर सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या है? अकॉर्डिंग टू रिसेंट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, व्हाट इज इंडियाज रैंक? भारत का स्थान 129वां है। जितना नीचे स्थान होगा मतलब उतना ही ज्यादा पुरुषों और महिलाओं के बीच में डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक रूप से या फिर और भी सारे अपॉर्चुनिटी जो उनको प्रोवाइड नहीं की जा पा रही है। आर्थिक भागीदारी, जैसा कि हम बात ही कर रहे थे, आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के बीच में असमानताओं को दर्शाता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। भारत की स्थिति कई दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों से भी खराब है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश की स्थिति सबसे अच्छी है। यहाँ भारत, मैं आपको समझाता हूँ, ये है ग्लोबल रैंकिंग, विश्व में इसकी रैंकिंग। आइसलैंड में जेंडर गैप इंडेक्स सबसे बेहतरीन, उसके बाद फिनलैंड, फिर नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड और स्वीडन। अगर हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करें तो यहाँ सबसे बेहतरीन है बांग्लादेश, फिर नेपाल, फिर श्रीलंका, फिर भूटान, फिर इंडिया, यानी 5वां स्थान है भारत का यहाँ पे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फाउंडर हैं क्लॉस श्वाब। ये एक इंजीनियर रह चुके हैं और इन्होंने इसकी स्थापना की है। इसका मुख्यालय है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड। हर साल इसमें एक मीटिंग होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। मैं बता देता हूँ वो जगह है डावोस। डावोस समिट होती है स्विट्जरलैंड में और विभिन्न देशों के यहाँ पे राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक, कूटनीतिक बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल होते हैं और विभिन्न वैश्विक मुद्दों की चर्चा करते हैं। जबरन विस्थापन पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की नवीनतम रिपोर्ट 2023 के अनुसार कितने लोग विस्थापित हुए? ये रिपोर्ट 2023 के पूरे साल को एसेस करके बनाई गई है और उसका रिपोर्ट अब पब्लिश किया गया है। ये की गई है यूएन रिफ्यूजी एजेंसी रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, मतलब जबरन स्थानांतरण, किसी को एक देश से दूसरे देश में जबरदस्ती भगा देना। तो इसकी संख्या है 117 मिलियन। 117 मिलियन लोग जबरन डिस्प्लेसमेंट से प्रभावित हुए हैं, जबरन विस्थापन के शिकार हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज,
के रूप में जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की छत्र छाया में काम करती है। उसी के अंडर में एक एजेंसी है। यह दुनिया भर में शरणार्थियों, रिफ्यूजीज के लिए और विस्थापित मतलब डिस्प्लेस्ड पर्संस की सुरक्षा और समर्थन, सिक्योरिटी एंड सपोर्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए द्वारा स्थापित एक विशेष एजेंसी है। ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक तैराकी ट्रायल में महिलाओं की 200 मीटर की फ्री स्टाइल विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो इनका सही उत्तर है, नाम याद कर लें, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है अरियार्ने टिटमस। इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है महिलाओं की 200 मीटर फ्री स्टाइल चैंपियनशिप में। याद रखना ये स्विमिंग चैंपियनशिप है। मिसाइल सह गोला बारूद बाज का नवीनतम संस्करण क्या है? ये इंडियन नेवी के लिए काम करता है, मैं पहले बता देता हूं आपको। और इसका सही उत्तर है एलसैम 13 यार्ड 81। मैं आपको कुछ इसको बता देता हूं। एलसैम शिप का नाम है, 13 उसकी सीरीज का नाम है, और यार्ड 81 मतलब होता है जहां पे शिप बनते हैं। अगर ये पोर्ट है या डॉक है, यहाँ पे अगर शिप बनाए जाते हैं तो इसका यार्ड का नाम 81 रख दिया गया है। और इसमें शिप की सीरीज है 13 और शिप का नाम है एलसैम। मिसाइल और अन्य प्रकार के गोला बारूद के परिवहन के लिए डिजाइन किया जाए जहाज को ही हम बार्ज बोलते हैं। इनका उपयोग नौसेनाओं यानी नेवीज द्वारा हथियारों और गोला बारूद को सुरक्षित रूप से ले जाने और संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमारे पास कार्गो शिप्स होती हैं, हम सामान ढोते हैं, उसी प्रकार से ये बाल जो होते हैं मिसाइल कम्युनिकेशन बाल्स होते हैं, मतलब इसमें मिसाइल भी होगी, गोला बारूद भी होंगे, बार्ज मतलब शिप होता है। तो ये नेवी के लिए ढोते हैं सामान, ये समुद्र के बीचों बीच ले जाते हैं और नेवी के जो शिप है जहाजों पे उसको अनलोड करते हैं, उसकी मदद करते हैं, क्योंकि नेवी का जहाज बार बार तटीय क्षेत्रों में आके सामान भरने नहीं आएगा। ये मैंने आपको एक इमेज दे दिया गया है, एक कार्गो शिप है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपकी मेमोरी के लिए मैंने दे रखा है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो आप इसको रिकॉल कर पाएंगे कि ये शिप से रिलेटेड है। बाज मतलब शिप होता है, इसलिए इसको मैंने दिया है। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण में नाइट्रस ऑक्साइड की वृद्धि दर क्या थी? अभी हाल ही में पब्लिश की गई रिपोर्ट है। इसमें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट एक पूरा प्रोजेक्ट का नाम है और इसमें नाइट्रस ऑक्साइड की बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। और कितनी दर से बढ़ा है इसका बढ़ोतरी दर है 40%। मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रस ऑक्साइड ही लाफिंग गैस है और इसका जो फार्मूला है वो है N2O। मैं आपको बता देता हूं, ये गैस ना कि हंसाती है बल्कि रुलाती भी बहुत है, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। आप अगर नाइट्रस ऑक्साइड को देख के हंसते हैं तो आप ये हंसना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का 265 गुना ज्यादा खतरनाक है अगर ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट की बात करें। नाइट्रस ऑक्साइड उससे भी ज्यादा कहीं खतरनाक है। और इस रिपोर्ट में ये चिंता जाहिर की गई है कि इसकी इतनी बढ़ोतरी के कारण, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने के कारण धरती का तापमान बढ़ेगा। मैं छोटा समझा देता हूं आपको, 2 सेकंड आप ध्यान दीजिएगा इस पे। सपोज ये धरती है, अर्थ है, ये मिट्टी है और ये वायुमंडल है। आपको मैं आधे गोले में समझाऊंगा, सेमी सर्कल में समझाऊंगा। अगर यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत होती है या कार्बन डाइऑक्साइड बहुत होती है और ये सूर्य है, सूर्य की किरणें जब इस पे गिरती हैं धरती पे तो ये यहाँ पे आती हैं, उसके बाद परावर्तित हो जाती हैं, रिफ्लेक्ट करके यहाँ से निकल जाती हैं, मतलब धरती से गर्मी बाहर निकल जाती है। लेकिन ये गैसें क्या करती हैं, जब सूर्य किरणें आती हैं तो उनको बांध के रोक के रखती हैं, इनको बाहर ही नहीं जाने देती हैं। गर्म हवा का एक चैम्बर बनता जा रहा है और उस चैम्बर के बढ़ने क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि समर्स में टेम्परेचर बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इन सब गैसों की मौजूदगी धरती यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत ही खतरनाक है, इनको रोकना बहुत जरूरी है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज आर्मी चीफ ऑफ बांग्लादेश? ये सही उत्तर है वकरुज़ जमान बांग्लादेश के नए आर्मी चीफ होंगे। भारत के आर्मी चीफ जैसा कि हमने कहा हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। वो कार्यभार संभालेंगे 30 जून से। 30 अप्रैल को दिनेश के त्रिपाठी भारतीय नौसेना के चीफ नियुक्त हुए हैं और इस समय इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना के चीफ हैं विवेक राम चौधरी। हाल ही में आई रिपोर्ट में सबसे मूल्यवान ब्रांड रिपोर्ट में टीसीएस 46वें स्थान पर रहा है, इन्फोसिस 74वें स्थान पर रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट जारी किसने की है आपको बताना है? S&P ग्लोबल, फिनटेक, फिच, द इकोनॉमिस्ट और कंटार ब्रांड्स। तो इसका सही उत्तर है डी, कंटार ब्रांड्स ने इसकी रिपोर्ट जारी की और भारत की टीसीएस को 46वां स्थान दिया पूरे विश्व में और इन्फोसिस को 74वां स्थान दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के या न्यू मुख्यमंत्री या अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? सही उत्तर है इसका है प्रेमा खांडू न्यू चीफ मिनिस्टर होंगे अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम के जो नए मुख्यमंत्री हुए हैं वो हुए हैं प्रेम सिंह तमांग। और इसके साथ साथ मैं बता देता हूं कि उड़ीसा में भी चुनाव हुआ था और उसमें जो बीजू जनता दल के थे, बीजेडी के थे, नवीन पटनायक, वो इस बार चुनाव हार गए हैं और उनके जो नए मुख्यमंत्री जो वहां पे सिलेक्ट हुए हैं वो हैं मोहन मांझी। तो आशा आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपके डाउट्स को आंसर करूंगा, आपके फीडबैक को
इम्प्लीमेंट करूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ, बेहतरीन क्वेश्चंस लाता हूँ। ये वीडियोस कम समय में होते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाती हैं, यही इसका प्रयास रहता है। ये वीडियो 1 घंटे या 2 घंटे ना रख करके 10 से 15 मिनट में रखने की कोशिश की जाती है। 15 मिनट में आप बहुत कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे। आशा आपको सेशन पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं। आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे।